नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डियो अल्कमिन के साथ करेंगे बैठक। दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में बहुमुखी संबंधों की करेंगे समीक्षा। सैन्य और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर भी विचारों का आदान प्रदान। अंडमान बने ग्लोबल इंटरनेट डेटा ट्रांसफर का नया हब, बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। भारत एआई शक्ति कार्यक्रम में म्यांमार तक समुद्र के भीतर केबल का विस्तार करने की भी अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब की शुरुआत पर जताई खुशी। कहा, सभी के लिए एआई सुनिश्चित होगा और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-28 के लिए भारत को मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना है। 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का चुनाव निर्विरोध हुआ। इस तरह भारत का अब तक का इस निकाय में 7वीं बार चुनाव हुआ। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक खबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का पूर्वानुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.6% किया। और खबरें विस्तार से। ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डियो अल्कमिन भारत की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डियो अल्कमिन के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में बहुमुखी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। दोनों नेता सैन्य और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के दौरान ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मोसियो मोंटेiro फिल्हो भी उपस्थित रहेंगे। This is a very special week for the Brazilian-Indian relations, as the Vice President of Brazil, Mr. Geraldo Alckmin, is arriving in New Delhi tomorrow. And he comes for an intense 3-day official visit leading a high-level delegation. And as one of the most dynamic areas of our bilateral relations, energy will feature prominently in different conversations to be held by the Vice President with high-level Indian authorities and business leaders, of course, including the Minister of Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri, a long-standing friend of Brazil. The relations between our two countries in the field of energy are diverse and comprehensive, ranging from substantial oil exports and imports to productive partnerships on biofuels, energy transmission, and renewable energy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सुबह लगभग 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदयाल जिले के श्री शैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा और दर्शन करेंगे। भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 52 शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद करीब 12:15 पर प्रधानमंत्री श्री शैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा करेंगे। शिवाजी स्फूर्ति केंद्र एक स्मारक परिसर है जिसमें एक ध्यान मंदिर और जिसके चारों कोनों पर 4 प्रतिष्ठित किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी हैं के मॉडल स्थापित किए गए हैं। इसके बाद ही प्रधानमंत्री कुरनूल जाएंगे, जहां वे दोपहर लगभग 2:30 बजे 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत, पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा, विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित
प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जो कि क्षेत्रीय अवसंरचना को बढ़ाने, औद्योगिकीकरण में तेजी लाने और राज्य में समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। प्रधानमंत्री 2880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुरनूल 3rd पोलिंग स्टेशन पर पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कुरनूल में ओरवाकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखेंगे, जिन पर कुल 4920 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सब्बावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 960 करोड़ रुपए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 1140 करोड़ रुपए की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा विनिर्माण को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कृष्णा जिले के निम्मलुरु में एडवांस्ड नाइट विजन प्रोडक्ट्स फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे, जिसे लगभग 360 करोड़ रुपए के निवेश से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-28 के लिए भारत को मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुन लिया है। 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का चुनाव निर्विरोध हुआ और इस तरह भारत अब तक इस निकाय में 7वीं बार चुना गया। कल महासभा द्वारा भारत के चुनाव की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि ये भारत की मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और सभी देशों का समर्थन करने के लिए आभार प्रकट किया। मानवाधिकार परिषद 47 सदस्यों वाला संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख निकाय है। ये दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देता है, सदस्य देशों की स्थिति की समीक्षा करता है और मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। परिषद का गठन महासभा द्वारा 2006 में किया गया था, जब भारत अपने पहले कार्यकाल के लिए चुना गया था। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे पर जोर दिया। आधुनिकीकरण और उसके परिणाम अब सामने हैं। रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि अब रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। अब रेलवे में हर स्तर पर आधुनिक तकनीक और नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं, चाहे वो ट्रैक बिछाने का काम हो, स्टेशन का नवीनीकरण हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था। पिछले 11 वर्षों में लगभग 35,000 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण हो चुका है। Friends, in the last 11 years, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has put strong focus on railways modernization, and the results are visible. Today, we have 35,000 kilometers of tracks built in the last 11 years, 46,000 kilometers of railway tracks electrified in the last 11 years, phenomenal number, 40,000 new coaches manufactured. First bullet train project is now 325 kilometers done, and recently I visited both Surat and Bilimora stations. That is the first section which will be opened in 2027. Work is going on at a very, very rapid pace. We have now 156 Vande Bharat services, 30 Amrit Bharat services, and 4 Namo Bharat services, which are highly popular in the entire country. Our production levels have really gone up. Today, we are manufacturing 7,000 coaches every year, which is probably more than the many continents.
We are manufacturing 1,681 locomotives, which is more than the complete production of Europe, North and South America, Africa and Australia combined. So that kind of work is going on in our country at this point of time. We are also emerging as a major export hub. Recently, locomotives made in India have been exported to Africa, and there are many equipment which are manufactured in India and exported. Recently, I think a couple of teams which met me, they gave the details of the electrical equipment that they are exporting to Europe now, which is a very big achievement for the country. Our CapEx program is on track. We are investing about 2,56,000 crore rupees every year. And that kind of investment is necessary because we need to modernize railways at a very rapid pace. Whatever we lost in the first 60 years of our freedom from the British, those 60 years have to be made up within the coming few years, coming 10 years. So that's why we have really ramped up CapEx and speeded up the execution. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि सहयोग के समकालीन आयामों को जोड़कर भारत और मंगोलिया के द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने का समय आ गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति हुरेलसुख उखना और उनके प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्य भारत मंगोलिया संबंधों की नींव है। उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और मंगोलिया रणनीतिक साझेदार और आध्यात्मिक पड़ोसी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मंगोलिया के साथ विकास और क्षमता निर्माण साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और वर्तमान में चल रही सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत मंगोलिया मैत्री और सहयोग के स्थायी प्रतीक है। राष्ट्रपति ने ग्लोबल साउथ के सदस्यों के रूप में संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की भी सराहना की। State visit comes at a moment of historic significance as India and Mongolia celebrate the anniversary of their political relations. This is not just a diplomatic achievement, but a celebration of an ancient spiritual, cultural, and civilizational bond that has connected our peoples for centuries. The Lalanda teaching tradition and the civilizational values of Buddhism are eternal bonds that made us spiritual neighbors long before we established formal diplomatic relations. This year, our dialogue has evolved into a strategic partnership encompassing cooperation in political, economic, cultural, security, and multilateral spheres. Our cultural and spiritual ties remain the strongest foundation of our relationship. Over the past decade, India and Mongolia have taken selfless steps to revitalize and strengthen Buddhist ties. From the exhibition of sacred relics of Lord Buddha to the reprinting of Mongolian manuscripts and the training of Mongolian painters in India, development partnerships are at the core of our economic relationship. The oil refinery project, supported by India's line of credit, is a transformative step for Mongolia's energy security. We are also committed to enhancing Mongolia's human capacity through capacity-building projects such as the Atal Bihari Vajpayee Center of Excellence in IT and Outsourcing and the India-Mongolia Friendship School. I'm very delighted that we have established intergovernmental and interinstitutional agreements to further bolster the relations and cooperation between our two countries in the sectors such as trade, economy, investment, energy, mining, education, sports, youth, and humanitarian affairs. And taking this opportunity, I would like to reaffirm our appreciation for the government and the people of Mongolia for consistently supporting and rendering its kind assistance to the development and prosperity of Mongolia. And a clear demonstration of our partnership is the oil refinery project that is being built in Mongolia.
This project is a true realization of Mongolian people's dream that has been there for many decades, and I am very happy to say that the project will be concluded very soon. And I would like to highlight here that this project is very crucial and significant for the security and economic development of our country. मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और साथ में विस्तार से चर्चा की। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संबंधों का जिक्र होता है तो उसमें भारत और मंगोलिया का नाम भी शामिल होता है। पिछले दशक दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद खास रहे हैं और कहीं न कहीं उसकी झलक इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। और इसके अलावा मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना संसद भवन पहुंचे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थली पर उनका स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में बैठक की। इस दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। भारत और मंगोलिया ने पिछले 7 दशकों से साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक मजबूत और बहुआयामी साझेदारी विकसित की है। केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और निखिल खड़से ने अपने मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को दोनों मंत्रालयों की प्रमुख पहलों और नीतिगत सुधारों के बारे में जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रम सुधारों, युवा सशक्तिकरण और खेल प्रोत्साहन प्रयासों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूत करने में युवा आदान प्रदान कार्यक्रमों की भूमिका का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहल की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि लोग ओलंपिक जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी भारतीय खेलों के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल एआई हब के शुभारंभ पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इसे भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि आंध्र प्रदेश के गतिशील शहर विशाखापट्टनम में गूगल एआई हब के शुभारंभ से वह काफी प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुआयामी निवेश, जिसमें गीगावाट स्तरीय डेटा सेंटर अवसंरचना शामिल है, एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में एक शक्तिशाली शक्ति होगी। ये सभी के लिए एआई सुनिश्चित करेगा, हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगा, हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में स्थापित करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका की कंपनी गूगल अगले 5 साल में विशाखापट्टनम में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। ये घोषणा दिल्ली में गूगल की ओर से आयोजित कार्यक्रम भारत एआई शक्ति के दौरान की गई। ये कार्यक्रम भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को अंडमान को उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण वैश्विक इंटरनेट डेटा ट्रांसफर का अगला बड़ा केंद्र बनाने की वकालत की। वैष्णव ने भारत एआई शक्ति कार्यक्रम में म्यांमार तक समुद्र के भीतर केबल का विस्तार करने की भी अपील की, जहां से इसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक बढ़ाया जा सकता है। This AI hub will be a very important contribution to the AI mission goals in 3 different ways. First, skilling.
We all know that AI is fundamentally changing the way the world moves today. Under such circumstances, there is a serious concern among a lot of IT professionals of what their jobs will be, where they would, how their lives will be impacted. So it's very important for all of us, especially the industry, to reskill and upskill our IT professionals in a major way. Not at a very small scale, but at a very, very, very major, rapid scale, at a totally different scale and at a totally different pace. I would request Google to help the IT industry in that. I was having a word with Mr. Kurian before coming to this meeting here. AI skilling, reskilling for the IT professionals, please make it a major part of your entire agenda here. The second thing is about the undersea subsea cable. My request is that Andaman is a very strategic location. Singapore is today all choked. Why can't we make Andaman as the next big hub for global internet data transfer? We'll, from the Government of India's perspective, will provide full support for this. Andaman can actually help Google and every other internet-based organization to reach to Southeast Asia, to Australia, to a large part of the world which is today looking at totally new capacity. I'll also make a small little request. Please make a link from Vizag to Sitwe in Myanmar so that we can take the cable up to the northeastern states, because northeastern states require much better connectivity. The current connectivity that we are providing via the railway networks, RailTel network, that requires significant augmentation. And if we can really go via Myanmar to Mizoram, already the railway line up to Sairang is, Mizoram is done, and Honorable Prime Minister has directed us to extend that line all the way to Myanmar border. So, and a highway is already getting constructed from Sitwe. So that is second thing I'll request you. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की तरफ से मंगलवार को एक अहम जानकारी दी गई है। सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के 100 से अधिक सैनिक हताहत हुए थे। भारतीय सेना के सैन्य ऑपरेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पाकिस्तान सेना की तरफ से मरणोपरांत दिए गए पुरस्कारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन देश के 100 से ज्यादा सैन्यकर्मी मारे गए। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें मरणोपरांत दिए गए पुरस्कारों की संख्या को देखते हुए ये बात कही गई। डीजीएमओ ने भी ये कहा है कि मई में हुए इस सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने 12 लड़ाकू विमान गंवाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को दंडित करने के अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में सहयोगी देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में लेफ्टिनेंट जनरल घई ने 7 से 10 मई के बीच चले सैन्य संघर्ष का विवरण दिया। डीजीएमओ ने यह भी जानकारी दी है कि भारतीय नौसेना अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर पाकिस्तान ने आगे भी शत्रुता जारी रखने का फैसला किया तो ये न केवल समुद्र से बल्कि अन्य रास्तों से भी उसके लिए विनाशकारी हो सकता है। So there was also cross-border firing by Pakistan immediately once the terror targets were engaged. You can see the number of ceasefire violations on the top, and this carried on for a while. And at that point in time, if you recollect my media interaction, I'd said about 35 to 40 is what our estimate was. But the Pakistanis, possibly unwittingly, let out their awards list. I think last month it was on the 14th of August, and the number of posthumous awards that they awarded suggests to us now that their casualties on the line of control were also in excess of 100. We, of course, responded to these. You can see some of the actions that were carried out on the line of control. And we were, of course, prepared for this. Often in a lot of exchanges on the media that I've seen some people suggest
that we were after terror targets and therefore we were not prepared for the eventualities that would follow. I think that's very naive, and it's almost churlish to suggest that a professional army such as the Indian Army would go into this kind of an action not preparing for the contingencies. We had war-gamed 4 to 5 steps ahead, and we knew that the Pakistanis were going to do this. So we went and hit them on the second layer, which is not something that they expected on the line of control, and that's why they had the number of casualties that they did. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर ने मंगलवार को ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को पिछले सप्ताह मुंबई की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बारे में जानकारी दी। स्टार्मर ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि जुलाई में व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हुए एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बाद दोनों देश भविष्य को लेकर एकजुट हैं। Finally, Mr. Speaker, I want to update the House on my discussions with Prime Minister Modi last week in Mumbai. India is a growing force on the world stage, on track to have the 3rd largest economy by 2028. So, in addition to the bond we already share, the living bridge of family and history, we are also united by the future and the incredible opportunities that we see before us. That's why back in July we signed a historic trade deal, opening up new opportunities for British businesses in India. And that's why last week I led the biggest British trade delegation to India ever. We announced that more British universities are opening campuses in India, making us their leading international education provider. We're deepening the UK-India Technology Security Initiative to boost opportunities for our brilliant tech sector. And we announced new deals and investments, including in advanced manufacturing, defence, car production and Bollywood filmmaking here in the United Kingdom. These investments into the United Kingdom are worth £1.3 billion, and, Mr. Speaker, they will create 10,600 jobs. This is real change that people will see in their communities up and down the country. I set this out, Mr. Speaker, because it again speaks to our approach on the world stage. और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का पूर्वानुमान 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.6% कर दिया। भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को जारी अपने अक्टूबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत के विकास दर का अनुमान जुलाई में 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया। पहली तिमाही में मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ ये अनुमान बढ़ाया गया है, जो अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को सीमित करेगा। हालांकि IMF ने अपनी ताज़ा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में 2026-27 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को 0.2% घटाकर 6.2% किया। रिपोर्ट में कहा गया कि जुलाई की विश्व आर्थिक परिदृश्य की अद्यतन रिपोर्ट की तुलना में 2025 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया गया। इससे पहली तिमाही की मजबूत वृद्धि जुलाई से भारत में आयात पर अमेरिकी शुल्क दर में वृद्धि की भरपाई से कहीं अधिक है। इसके साथ ही 2026 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम किया गया है। आपको बता दें कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर अप्रैल-जून में 7.8% रही, जो 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। वैज्ञानिक, दूरदर्शी और जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज जन्म जयंती है। उनका जीवन सादगी, राष्ट्रभक्ति और उत्कृष्टता का प्रतीक है, जिसने लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने और देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उनसे जुड़े इस वीडियो के साथ। नमस्कार।